लास्ट व्लॉग में हमने आपसे बात की थी कि एबॉर्शन और मिसकैरेज में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल से हमने बात की थी। कॉजेज़ रह गए थे क्योंकि कॉजेज़ हैं बहुत सारे। तो आज के व्लॉग में हम कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं करेंगे। ये पार्ट 2 है मिसकैरेज और एबॉर्शन का। डॉक्टर हिना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस सेगमेंट में आपका और मेरा साथ है वो है doctor.com। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। आइए डॉक्टर हिना से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज तो डॉक्टर हिना कॉजेज़ के हवाले से हम बात करेंगे। जो पहला वाला व्लॉग था हमारा वो एबॉर्शन और मिसकैरेज के हवाले से था। तो कॉजेज़ जहाँ तक मुझे पता है बेतहाशा हैं। तो आज आप कौन से ट्राइमेस्टर के कॉजेज़ शेयर करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ये मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है प्रेगनेंसी का एज रिलेटेड टू द अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस, जो भी आप कहना चाहेंगे। तो कॉजेज़ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, जैसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मिसकैरेज इज़ अ लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स, कंप्लीशन ऑफ 20 वीक्स, तो उसे हम मिसकैरेज कहते हैं। क्योंकि बहुत कॉमन है, इसका इंसिडेंस जो है वो 10 to 15% ऑफ प्रेगनेंसीज में होता है, और 10 to 15% प्रेगनेंसीज जो है वो अबॉर्शन में एंड होती हैं, जो कि एक बार डिवास्टेटिंग एंड होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के कॉजेज़ होते हैं। नंबर 1 एंड द कॉमनेस्ट कॉज इज़ इंक्रीजिंग मैटरनल एज। इंक्रीज मैटरनल एज यानी कि मैटरनल एज 35 प्लस होती है, या 35 से ऊपर जब मदर की एज होती है तो अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फर्टिलिटी की सबसे पहले चांसेस डिक्रीज होते हैं, कंसीव करने में इश्यूज होते हैं, जैसे क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं हर फीमेल के अंदर, और उसके बाद 35 ईयर्स के बाद अगर वो कंसीव कर भी जाती हैं तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं इन फीमेल्स में। दूसरा कॉज ये होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ में जैसे कि जेनेटिक डिफेक्ट्स उसको हम कहते हैं, और जेनेटिक डिफेक्ट्स हो जाते हैं तो वो जब उसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है, बेबी ग्रो नहीं कर सकता। अपने जेनेटिक डिफेक्ट्स की बात की, तो कैसे कंफर्म कैसे होता है, पता कैसे चलेगा कि अब ये डिफेक्ट बेबी में आ चुका है? वेल, जेनेटिक डिफेक्ट्स हमें ऐसे पता चलते हैं कि जब हम अबॉर्शन हो जाता है, ऑब्वियसली जो फीटस एक्सपेल होता है, जो भी उसके टिश्यूज़ और फीटस और उसके साथ जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सब जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती हैं, जैसे कि डीएनए मटेरियल जिसको हम कहते हैं। तो डीएनए मटेरियल कंटेन करती हैं अपने अंदर, तो उनको हम उस फॉर्मेलिन में सेव करके उसको हम कैरियोटाइपिंग के लिए भेजते हैं। कैरियोटाइपिंग एक टेस्ट, जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए मटेरियल जो है वो नॉर्मल था या एबनॉर्मल था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में वो एबनॉर्मल ही हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके क्रोमोसोम्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जिनके कोई एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। वो उनके फिर डिफरेंट कुछ और रीजंस होते होंगे अबॉर्शन के, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई रीज़न नहीं होता अबॉर्शन का और बगैर किसी रीज़न के मिसकैरेज हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर हिना, जो पहला कॉज बताया था मैटरनल एज, तो अब तो शादियाँ ही इतनी लेट हो रही हैं, तो अब किया जाए? क्योंकि पहले स्टडीज़ होती हैं, स्टडीज़ नहीं होती तो वैसे भी लड़कों की माएँ बूढ़े ढूंढने निकलती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, वो शादियाँ, अब ये है कि इसका मैटरनल एज का तो सिर्फ एक ही जवाब है कि आपको प्रेगनेंसी 35 ईयर्स ऑफ एज से पहले प्लान करनी है। लेकिन अब अगर किसी का इस तरह से है तो फिर उसके मामले में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक साइंटिफिक वो रिसर्च के बेस के ऊपर है, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। ऐसा भी देखा गया है कि 35 ईयर्स के बाद भी औरतें प्रेग्नेंट हो रही होती हैं, और बिल्कुल नॉर्मल आउटकम्स होते हैं उनके। ऐसा नहीं है, आप हर चीज़ अपने हाथ में जब हम लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बेहतर है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनको हम अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें और उनको छोड़ दें, और अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें, पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह के हाथ में छोड़ दें। बिल्कुल सही बात है, और ये एक बड़ी पॉजिटिव सी सोच है कि जी आपसे जो बन पड़ता है वो आप कीजिए, और फिर उसके बाद आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बेहतर डिसीजन लेने वाला है। अच्छा, हम जब बात करते हैं एबॉर्शन की, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें एक मैरिटल एज का भी एक अपना ताल्लुक़ है, बिल्कुल है, और ये होता है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं होता, बिल्कुल होता है।
और जितनी भी बातें यहाँ पे की जा रही हैं, जो साइंस एक बात बताती है वो आपको बताई जा रही है, और जो रिलीजन आपका बता रहा है वो भी, उससे भी उसको हमने मैच करके आपको बता दिया। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे कि क्रोनिक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, जो कि बहुत पहले से प्रेजेंट होती हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटिक होती हैं कुछ पेशेंट्स, और हाइपरटेंसिव होती हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की जो मरीज़ होती हैं औरतें, किडनी डिजीज़ होती है, ल्यूपस होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें आपकी अपनी बॉडी के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। उसमें बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, नंबर उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। उन सारी डिजीज़ की वजह से अगर वो अनट्रीटेड हो और अनकंट्रोल्ड हो तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने अपने पहले सेगमेंट में प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की थी कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले हर लड़की को, हर औरत को अपनी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ एक प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का सेशन ज़रूर करना चाहिए, जिसमें वो आइडेंटिफाई कर सकें अगर उनको कोई इस तरह की डिजीज़ है, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको वो कंट्रोल्ड है, नहीं है, अगर वो कंट्रोल्ड है तो वेल एंड गुड, अगर उनकी मेडिसिन जो भी वो ले रही हैं, जिस भी रीजंस की वजह से, कुछ एपिलेप्टिक पेशेंट्स होती हैं, कुछ और बीमारियों की मेडिसिन ले रही होती हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कुछ हार्ट के इश्यूज होते हैं कुछ पेशेंट्स को, तो उन सब के डोजेज एडजस्ट करना। पहले तो मेडिसिन जो सेफ़ होती हैं प्रेगनेंसी में वो आपकी डॉक्टर आपको बताती है सजेस्ट करके, और फिर उसके जो प्रॉपर डोजेज हैं जो आपको लेने चाहिए प्रेगनेंसी में वो आपको सजेस्ट करके बताती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के सेशन में करनी चाहिए। और इनकेस बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको नहीं पता होता कि वो डायबिटिक हैं और वो ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है, हाइपरटेंसिव है, या उनको किसी और किस्म की बीमारी है जो कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान पता चलती है, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है औरत तो उसकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, और जो पहले से प्रेजेंट होती है कोई भी बीमारी वो एग्जैजरेट होकर सामने आती है। सही। तो जब वो होता है तो फिर उन्हें पता चलता है, और वो बहुत डेंजरस होता है कि जब प्रेग्नेंट हो गई है वो, और उसके बाद हो सकता है कि उसकी वजह से उसको, इससे पहले कि वो आइडेंटिफाई हो, इससे पहले कि वो ट्रीट हो और कंट्रोल हो, इससे पहले कि उसका कोई लॉस हो सकता है, जैसे कि मिसकैरेज हो सकता है। तो बेहतर यही है कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि आप स्क्रीनिंग करवाएं अपनी, कोई ऐसे इन्फेक्शंस हैं या कोई ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रेजेंट हैं, तो आप उनको पहले से कंट्रोल करें, ट्रीट करें, फिर आप एक प्रेगनेंसी प्लान करें, तो फिर आपको हेल्दी आउटकम भी मिलेगा और आपकी स्मूथ प्रेगनेंसी गुजरेगी फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स। जिस तरह से कहते हैं ना कि डायबिटीज़ से लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि शुगर बढ़ी हुई है, शुगर कम भी तो होती है कुछ लोगों को, वो भी डायबिटीज़ का हिस्सा। शुगर कम जो होती है जिसको नीचे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट्स में ही होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि फास्टिंग स्टेट में हम देखते हैं अगर शुगर बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो वो डायबिटिक, और वो डेंजरस उसी वक्त होती है क्योंकि इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रही है, बॉडी सही से काम नहीं कर रही है, फंक्शन सही नहीं कर रहा है, वो शुगर लेवल्स जो हैं वो या तो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, या दवाओं पे कंट्रोल है, या आपने बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर ली है, या आपने मेडिसिन का डोज ज़्यादा ले लिया है और आपने सही से कुछ खाया पिया नहीं है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना और बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये डायबिटीज़ से ही रिलेटेड है। एक नॉर्मल आदमी में शुगर बढ़ तो सकती है कुछ देर के लिए और कम भी हो सकती है, लेकिन वो डेंजरस नहीं होगी उसके लिए, उसमें उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो डायबिटिक नहीं है। वो एक नॉर्मल थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी अगर उसने कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया है या कुछ ऐसे हैवी फूड खा लिया है, हैवी जिसमें फ़ैट का ज़्यादा फैट थी वो खा लिया है, या हैवी कार्बोहाइड्रेट डाइट ले ली है उसने, तो उसकी शुगर कुछ देर के लिए बढ़ेगी लेकिन फिर वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। और इसी तरह से अगर उसने बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर ली है या उसने ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं है या वो स्टार्व कर रहा है, तो कुछ टाइम के लिए वो शुगर कम होगी, फिर वो जैसे ही खाएगा पिएगा तो उसकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। तो इट्स नॉट डेंजरस फॉर अ नॉन डायबिटिक पर्सन, लेकिन अगर डायबिटिक है इंसान तो फिर उसके लिए डेंजरस हो सकती है। सही। डॉक्टर ना इसके अलावा और भी कॉजेज हैं? इसके अलावा हार्मोनल कॉजेज होते हैं। हार्मोनल कॉजेज में ये होता है, सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, और हमारे यहाँ ये कॉमन भी बहुत है, दोनों हाइपर एंड हाइपो। तो अगर पेशेंट को हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करना पड़ेगा प्रेग्नेंट होने से, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। सही जी। इसके अलावा PCOS जो कि बहुत कॉमन होता है, इसके ऊपर भी हम पहले डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो होती है उसमें भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, एंड्रोजन बढ़ जाता है जो कि मेल हार्मोन है, अगर एंड्रोजन बढ़ जाता है तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो और एक हार्मोन होता है फीमेल की बॉडी में प्रोलैक्टिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। तो वो कुछ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह इतने सारे कॉजेज़ हैं, तो क्या इसमें से कोई एक कॉज बहुत ओवरवेट होना भी है? ओबेसिटी की वजह से भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी की वजह से हर बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो किसी किस्म के इन्फेक्शन हो, और या फिर वो किसी किस्म की सर्जरी हो, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो ओवरवेट होना तो हर हाल में आपके लिए नुकसानदेह है, और इसमें अबॉर्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक BMI होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 19 to 24 के बीच में नॉर्मल होता है। आपको अपना BMI मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन 19 एंड 24। अगर 24 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, 19 से कम है तो आप अंडरवेट हैं, और इन दोनों कंडीशंस में अबॉर्शन के चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये नहीं कि हर हाल में अबॉर्शन हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी ओबीस खवातीन हैं, हैं जिनके नॉर्मल आउटकम्स होते हैं, हेल्दी आउटकम्स भी होते हैं, लेकिन यह है कि आपको अपनी तरफ से रिस्क नहीं लेना। आपको वो करना है जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है, जो बेबी की हेल्थ के लिए बेहतर है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा, वो है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। उसमें ये होता है कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हम करवा के देखते हैं, जिनको बार बार, स्पेशली जिनको एक या दो से ज़्यादा बार अबॉर्शंस हो रहे होते हैं, हर प्रेगनेंसी में इस तरह से प्रेगनेंसी लॉस हो रहा होता है, तो उसमें करवाना ज़रूरी हो जाता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। उसमें ये होता ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि होता ये है कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ जब प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, तो ब्लड थिक हो जाता है, और उसकी टेंडेंसी टू क्लॉटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो प्लेसेंटा, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि एक टिश्यू होता है बिटवीन ग्रोइंग बेबी एंड मदर, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो मदर टू बेबी पहुंच रहे होते हैं, जिसके ऊपर ग्रोइंग फीटस जो है वो सर्वाइव कर रहा होता है। और तो वो ऑब्वियसली जब ब्लड थिक हो जाता है या क्लॉट कर जाता है, तो उन टाइनी वेसल्स से नहीं गुजर सकता जो प्लेसेंटा के साथ होती हैं, प्लेसेंटा में होती हैं, और प्लेसेंटा के जरिए बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रही होती हैं, तो वो वहाँ तक नहीं पहुंच सकता। तो एज अ रिजल्ट ऑब्वियसली ग्रोथ उसकी रुक सकती है और फीटल डिमाइस हो सकता है। तो ये भी एक कंडीशन होती है रिकरेंट मिसकैरेजेस की इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देन आपका कुछ फीमेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोकर्स होती हैं। स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉज, क्योंकि स्मोकिंग में भी यही हो रहा होता है कि आपकी आर्टरीज और जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो रही होती हैं। जब वो नैरो हो रही होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को, तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कुछ ऐसे अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल वगैरह, जो कि मोस्टली इज़ वेरी अनकॉमन हियर, लेकिन फिर भी कुछ अगर कोई लेती हैं, कोई ऐसी खवातीन हैं जो लेती हैं, नॉट ओनली हियर, तक कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन करता है तो वो भी हार्मफुल है। उसकी वजह से भी रिस्क ऑफ अबॉर्शंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा कुछ और ऐसे ड्रग्स होते हैं, जैसे रिक्रिएशनल ड्रग्स हम कहते हैं जिसको। ये कौन से होते हैं? रिक्रिएशनल ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि लोग एडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। जो कि लाइक चर्स है या हेरोइन है और कोकेन है, इस टाइप के, जो कि उनको यूफोरिया, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, दुनिया से कटने के लिए, दुनिया से कटने के लिए व्हाटएवर जो भी है वो यूज़ करते हैं, उनको रिक्रिएशनल ड्रग्स कहते हैं। अगर कोई किसी को एडिक्शन है ड्रग्स की, और अगर कोई प्रेगनेंसी में यूज़ करता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस। फिर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिनसे एक्सपोजर होता है कुछ लोगों का, एनवायरमेंटल एक्सपोजर जिसको कहते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन लेड एंड मर्करी है। अगर कोई ऐसा काम करता है कोई जिससे उसका एक्सपोजर लेड से ज़्यादा है या मर्करी से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। तो ये सारे कॉजेज़ हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के। डॉक्टर ना ये भी बताइएगा, जहाँ इतने सारे कॉजेज़ के हवाले से आपने बात की, तो क्या इन्फेक्शंस भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं? जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं फीमेल ट्रैक्ट के, उसमें यह है कि नॉट ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, उसमें सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन भी हो सकता है। मतलब कि प्रेगनेंसी के किसी स्टेज पे भी, बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, किसी वक्त भी अबॉर्शन हो सकता है। और उसमें डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, ट्यूब्स के इन्फेक्शंस होते हैं, पेल्विस के होते हैं, और इवन यूट्रस के इन्फेक्शन होते हैं, तो उसकी वजह
से अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बताइए कि जहाँ इतने सारे कॉजेज़ हैं, इसमें से क्या मतलब हमारे कंट्रोल में क्या है, किस चीज़ को कंट्रोल किया जाए या कि कौन सी प्रिकॉशन ऐसी ली जाए कि ये ना हो? मसला ये है कि जहाँ तक ड्रग्स लेने का है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में है। हाँ सही। ठीक है, तो ये तो हमें फौरी तौर पे बंद कर देनी चाहिए, और अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। दे आर डेफिनेटली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, वेदर यू आर मेल और फीमेल। ठीक है, तो उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, तो ये तो आपको हर हाल में बंद करनी चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन हम ले सकते हैं वो मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आप करें, और अगर आपको कोई बीमारी है तो उस देखेंगे आपकी मेडिसिन के ऊपर वो कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। अगर नहीं है तो उसको कंट्रोल करें। अगर आपको दवाएं चेंज करने की ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो जो ज़रूरी होंगी दवाएं वो आपको चेंज करके देंगी, और वो आपके डोजेस एडजस्ट करेंगी अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। और अगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है आपको तो आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करके फाइंड आउट करेंगे कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसे इन्फेक्शंस तो नहीं है, कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी तो नहीं है, या कोई ऐसे हार्मोनल अपसेट्स तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को पहले हम एड्रेस करेंगे, पहले हम ट्रीट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ताकि ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में इंटरफेयर ना करें और हम एक हेल्दी आउटकम की तरफ बढ़ सकें और स्मूथ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हो सके। तो इन सारे कॉजेज़ को लास्ट प्रोग्राम में हमने यही कहा था कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मतलब कि इन सारे कॉजेज़ की वजह से मतलब कि जो भी हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो ड्रग्स हों, चाहे वो हार्मोनल इश्यूज़ हों या वो क्रोमोसोमल इश्यूज़ हों, एज अ रिज़ल्ट ये होता है कि बेबी जो है वो नॉर्मल नहीं होता। मतलब कि फीटस इतना एबनॉर्मल होता है कि वो पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है। तो इस वंस अगेन मैं वही बात करूँगी कि इट्स नेचर्स वे ऑफ मेकिंग श्योर कि एबनॉर्मल बेबी डज नॉट टेक बर्थ। तो इन दिस वे हम इसे कहते हैं कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए इस चीज़ के। जब एक एबॉर्शन हो गया, कुछ खवातीन का मैंने देखा एक हो गया तो सेकंड पे मिसकैरेज हो गया, मुझे बताइए कि चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं? अबॉर्शन एक दफ़ा जब हो जाता है तो उसकी रिकरेंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अबॉर्शन अच्छा 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम 99% पेशेंट्स जो हैं वो नॉर्मली प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं एक अबॉर्शन के बाद, और उनके हेल्दी आउटकम्स भी होते हैं। हमने ये भी देखा है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। और डेफिनेटली चांसेस इंक्रीज होते हैं, लेकिन उसका हमें कॉज ढूंढना होता है कि अगर किसी को एक आध अबॉर्शन हुआ है और उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी और डिलीवरी हो गई है तो फिर तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी के 2 या 2 के बाद 3-4 कंटिन्यूसली अबॉर्शंस हुए जा रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में हमें अलर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उस कंडीशन में हमें पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पेशेंट को और फाइंड आउट करना चाहिए रीज़न, और फिर उस रीज़न को हमें ट्रीट करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं ट्रीट। कुछ कंडीशंस में हम कुछ नहीं कर सकते। सही। डॉक्टर ना थैंक यू सो मच। आपने बहुत डिटेल के साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हवाले से बात की कि जी एबॉर्शन या मिसकैरेज हो क्या उसके कॉजेज़ होते हैं। 3 भी आप देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे एबॉर्शन के हवाले से। इजाज़त दीजिए हमें, फिर हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।